हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में मैंने अगेन रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करा है इस वीडियो में फॉर योर अपकमिंग बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो कई स्टूडेंट्स के मुझे क्वेरीज आ रहे थे कि मैम रिसर्च मेथोडोलॉजी के हिंदी में भी क्वेश्चंस करवा दीजिए। सो मैंने आज की इस वीडियो में रिसर्च मेथोडोलॉजी के इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में आपके साथ क्वेश्चन को डिस्कस करा है और आपको बताया कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपके बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये 26 मार्च 2022 को कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसमें आपका दो पार्ट्स में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो मैं आपको बता दूं दोनों पार्ट पर आपका 50-50 वेटेज होता है और आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए भी मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना होता है। तो जैसे आपका पार्ट 1 सिर्फ और सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है और मैं आपको बता दूं हमारे हम कोर्स में हमने लॉन्च करा है रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम आपको नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट और 1 डे रिवीजन पीडीएफ हमको प्रोवाइड करते हैं। सो मैं आपको बता दूं नोट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो जनरली आपको इंटरव्यू में भी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यूअर्स, सो वो आप क्लियर कर पाते हो हमारे नोट्स की हेल्प से। देन मॉक टेस्ट जैसे हमारा जो आपका एग्जाम होता है वो इंटरनेट पर अवेलेबल है, मतलब ऑनलाइन होगा आपका एग्जाम। और ये भी हमारे जो मॉक टेस्ट है ये भी ऑनलाइन है, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाती है कि ऑनलाइन किस तरीके से मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है। और 1 डे रिवीजन एमसीक्यूज पीडीएफ ये आपके रिवीजन का काम करेंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का जैसे हमारा रिसेंटली एक एग्जामिनेशन हुआ था पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम बीएचयू का यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, उसमें कई स्टूडेंट्स के हमें फीडबैक आया है कि हमारे ही कंटेंट से उनको डायरेक्टली 30 क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में। सो याद रखिएगा हमारा ये कंटेंट हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिजाइन करा है, जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बेसिस पर। सो हमारे इस कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपका नंबर नजर आ रहा है उस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही कांटेक्ट करना है। नॉर्मल कॉल्स नंबर पर नहीं लगेगा, याद रखिएगा। व्हाट्सएप कॉल से व्हाट्सएप कॉल आप कर सकते हो और व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। और हमने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप के लिंक प्रोवाइड कर रखी है, जिसमें कि आप 1 क्लिक में ही जाकर हमारे ऐप पर सारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारा जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट है ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारी चीजें हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हमने कवर करे हैं। तो आपको हमारा अगर आप कोर्स परचेस करोगे, अगर आप हमारा कोर्स फॉलो करोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मॉक टेस्ट इसको 1 वीक में कवर कर लेना है। और ये जो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ है, 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ ये आप आपके एज अ रिविजन के तौर पर यूज कर सकते हो। आप आपके एग्जाम के 1 दिन पहले, और अगर आप आपके एग्जाम के इवन 4 to 5 आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर कर चले जाओगे तो आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चंस को मार्क कर कर आ जाओगे। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिए आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप अगर मैसेज करते हो, मैसेज करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। और आप हमारा ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। सो इस ऐप पर आपको 1 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी और अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट इजिली अवेलेबल हो जाएगा। और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, सो वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम स्वतंत्र चर कहते हैं, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट को कहते हैं और वेरिएबल को हम चर कहते हैं हिंदी में। सो स्वतंत्र चर का मीनिंग क्या है वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। स्वतंत्र चर का अर्थ क्या होगा इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है। सो जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट कैसा हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कैसा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब कैसा कारण और प्रभाव
संबंध है हम ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसको आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ये देखने के लिए कि इसका अफेक्ट कैसा हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये कैसा इफेक्ट दिखा रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ये कैसा प्रभाव दिखा रहा है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अ वेरिएबल बीइंग मैनिपुलेटेड और वेरिड इन सम वे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एक चर जिसका विभिन्न प्रकार से हेरफेर किया जा सकता है। तो जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हेरफेर करते हो, उसको बदलते रहते हो, ये देखने के लिए उसका क्या प्रभाव हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट करते हो, चेंज करते हो, ये देखने के लिए कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल पर अफेक्ट कर रहा है, कैसा इफेक्ट दिखा रहा है। तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मीनिंग होता है वेरिएबल विच इज मैनिपुलेटेड और वेरिड इन सम वे, मतलब स्वतंत्र चर का मतलब होता है कि स्वतंत्र चर को आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हेरफेर करते हो, उसको बदलते रहते हो, क्योंकि ये देख सके कि ये कैसे प्रभाव दिखा रहा है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प डी है, मतलब जो आपका ऑप्शन डी है, ये करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है उससे भी हम एक बार ही देख लेते हैं। अ वेरिएबल विच इज ओनली यूज्ड इन कंट्रोल कंडीशन, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल कंडीशन में यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और विकल्प है गलत हो जाएगा। देन विकल्प बी, मतलब ऑप्शन बी आपका है अ वेरिएबल विच इज सर्व्स एट द एम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये एक्सपेरिमेंट का आपका एम नहीं होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपका एक्सपेरिमेंट का क्या एम होता है कि ये देखना कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कैसा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कैसे कारण और प्रभाव संबंध है, ये देखना होता है, ना कि सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके एक्सपेरिमेंट का एम होता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है, मतलब विकल्प बी है, ये करेक्ट हो जाएगा। एक चर जो एक प्रयोग के उद्देश्य के रूप में कार्य करता है, तो यहाँ पर आपका विकल्प बी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, अ वेरिएबल विच इज शोज इफेक्ट और द मैनिपुलेशन, तो ये इफेक्ट नहीं दिखाता है, लेकिन हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये इफेक्ट नहीं दिखाता है। इफेक्ट और मैनिपुलेशन कर रहे हो, सॉरी, इफेक्ट और आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, ऐसा नहीं, आपका इफेक्ट नहीं दिखाता, आपका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल दिखाता है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट देखते हो और उसका क्या करते हैं, उसको चेंजेस करते रहते हैं, उसको हेरफेर करते रहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है ये भी गलत हो जाएगा। एक चर जो हमें हेरफेर के प्रभाव दिखाता है, प्रभाव आपको डिपेंडेंट वेरिएबल दिखाता है, ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, अ वेरिएबल बीइंग मैनिपुलेटेड और वेरिड इन सम वे, एक चर जिसका विभिन्न प्रकार से हेरफेर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, प्रिडिक्टिंग द आउटकम ऑफ द रिसर्च इज कॉल्ड, अनुसंधान के परिणाम की भविष्यवाणी कहलाती है। इस प्रश्न में और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है आपकी जो अनुसंधान होती है, मतलब आपकी जो रिसर्च होती है, रिसर्च में आप कोई प्रिडिक्शन करते हो, मतलब आप रिसर्च में आपके भविष्यवाणी करते हो सकता है ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, हम अगर ऐसा करते तो ऐसा हो सकता था, तो ये सारी भविष्यवाणी है जिसे हम प्रिडिक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। प्रिडिक्शन गेसेस, जब आप आपके रिसर्च में कोई प्रिडिक्शन करते हो, गेसेस करते हो, तो उसे क्या कहा जाता है आपकी रिसर्च में, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा, अगर आप आपकी रिसर्च में कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हो, कुछ भविष्यवाणी कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, जो आपका विकल्प बी है, जिसे हम कहते हैं अनुसंधान परिकल्पना। याद रखिएगा, हाइपोथेसिस को आप हिंदी में कहते हो परिकल्पना। सो हाइपोथेसिस क्या होता है, जिसमें आप प्रिडिक्शन करते हो कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये प्रिडिक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पर ये भविष्यवाणी कर ली कि हो सकता है मैं अगर वाटर ज्यादा दूं तो इस प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा होगी, मतलब एक प्लांट है, एक पौधा है, मैं उसको ज्यादा पानी दे रही हूँ तो हो सकता है उसकी जो ऊंचाई है, उसकी जो लंबाई है वो ज्यादा ऊंचा हो सकता है, उसकी लंबाई बढ़ सकती है। तो यहाँ पर ये मेरा प्रिडिक्शन है, ये मेरी भविष्यवाणी है, मुझे पता नहीं है कि
एक्चुअल में कि मैं अगर वाटर दूंगी तो ही प्लांट की ग्रोथ होगी, मैंने ऐसा नहीं बोला है कि हो सकता है अगर मैं उस प्लांट को वाटर ज्यादा दूं तो हो सकता है उस प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो। तो ये मेरी भविष्यवाणी है, ये मेरी प्रिडिक्शन है, मेरे गेसेस है। तो उसे हम रिसर्च में कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसे हम कहते हैं अनुसंधान परिकल्पना। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग ऑप्शन है, दूसरे विकल्प है, जो गलत विकल्प है, उन्हें भी हम देख लेते हैं। सो ऑप्शन ए रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन जिसे हम अनुसंधान प्रश्न कहते हैं। तो रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, जिस पर आप रिसर्च कर रहे हो। तो रिसर्च क्वेश्चन जिसमें आप रिसर्च करते हो। सो क्वेश्चन में आप कोई प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते हो, आप कोई गेसेस, कोई आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पर आपका विकल्प ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी रिसर्च डिजाइन। तो यहाँ पर रिसर्च डिजाइन को हम कहते हैं अनुसंधान रचना। तो आप अनुसंधान रचना में आप प्लानिंग करते हो, आप किस तरीके से आपकी रिसर्च करोगे। अनुसंधान रचना में आप कोई भविष्यवाणी नहीं करते हो, ना ही आप कोई प्रिडिक्शन और गेसेस करते हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी और विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन डी रिसर्च ऑब्जेक्टिव, जिसे हम अनुसंधान उद्देश्य कहते हैं। सो उद्देश्य क्या होता है कि आपका एम क्या है, आपका गोल क्या होगा रिसर्च का, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर रिसर्च ऑब्जेक्टिव अनुसंधान उद्देश्य में आप कोई भविष्यवाणी, कोई प्रेडिक्शन, कोई गेसेस नहीं करते हो। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है और जो विकल्प डी है ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी, ऑप्शन बी, जिसे हम कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस और अनुसंधान परिकल्पना। जिसे आप आपकी रिसर्च में प्रिडिक्ट करते हो, भविष्यवाणी करते हो, उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रिसर्च हाइपोथेसिस, अनुसंधान परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। If the instrument measures what it is designed to measure, then we can say that the instrument is। यदि एक उपकरण की रचना कुछ विशिष्ट नापने के लिए की जाती है, तब हम कहते हैं कि ये उपकरण है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट पर आप जो चीज मेजर करना चाह रहे हो, वो इंस्ट्रूमेंट आपको वही चीज को मेजर कर रहा है, वही दिखा रहा है, तब हम उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे। मतलब एक उपकरण है, उस उपकरण में आप कोई चीजों को मेजर कर रहे हो, और आप जो भी मेजर कर रहे हो, जो भी नाप रहे हो आप, उसको वो सेम ही दिखा रहा है। तो उस उपकरण को और उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहेंगे वैलिड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वैध। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वैध जिसे हम वैलिड कहते हैं। अब वैलिड क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए आपका एक्चुअल वेट 60 केजीज है, ओके, और आपने वेइंग मशीन में वेट किया और आपका वेट भी आ रहा है 60 केजीज। तो इस केस में आप क्या कहोगे, आपकी जो ये वेइंग मशीन है वो वैलिड है, मतलब आपका जो एक्चुअल वेट था वो वही वेट दिखा रही है। मतलब आप जो एक्चुअल में नापना चाह रहे थे, जो आप एक्चुअल में मेजर करना चाह रहे थे, वो वही चीज दिखा रहा है। तो इस केस में आप कहोगे आपकी जो वेइंग मशीन है ये वैलिड है। तो यहाँ पर आपका जो मेजर करना चाह रहे थे वही दिखा रहा है इंस्ट्रूमेंट, तो उस केस में हम कहेंगे आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो वैलिड है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए वैलिड और विकल्प ए वैध ये सही हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। रिलायबल, जिसे हम कहते हैं विश्वसनीय। तो रिलायबल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका एक्चुअल वेट 60 केजीज है, हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, आपका एक्चुअल वेट 60 केजीज है, और आपने वेइंग मशीन लिया और आपने बार बार वेट किया। मान लीजिए आपने 3 बार वेट किया और तीनों भी बार आपका 56 और 56 केजीज वेट आ रहा था। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 3 बार आपने वजन किया और आपका वजन तीनों भी बार 56 और 56 से आ रहा था। मतलब इस केस में आप जो नापना चाह रहे थे, आपकी जो एक्चुअल मेजरमेंट है, आपकी जो एक्चुअल रीडिंग है, वो नहीं दिखा रहा है मशीन। सो इस केस में आपका हो गया आपकी जो वेइंग मशीन है ये रिलायबल है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिलायबल क्या होता है, जो एक्चुअल में होता है उसको वो मेजर नहीं कर पाता है और बार बार रीडिंग लेने पर सेम ही आती है, उसे हम कहते हैं रिलायबल। देन यूजफुल, यूजफुल का मतलब होता है जिसे हम उपयोग करते, जिसे हम यूज करते हैं। सो यहाँ पर यूजफुल तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नहीं हो जाएगा। देन ऑप्शन डी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब जिसे हम कहते हैं व्यवहारिक, मतलब आप जिसे चीजों को टेस्ट करते हो उसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल में आप क्या करते हो, चीजों को टेस्ट करते हो। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल में आपको जो आप मेजर करना चाह रहे हो वो नहीं दिखा पाता। सो यहाँ पर आप जो आपका ऑप्शन डी है ये भी गलत हो जाएगा। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप जो चीजों को मेजर करना चाहते हो वो वही दिखा रहा है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं वैलिड। तो यहाँ पर आप जो आपका विकल्प ए है वैध और जो आपका ऑप्शन है वैलिड ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट इज, नाप का उच्चतर स्तर क्या है।
इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है आपके जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है, आपके जो लेवल ऑफ मेजरमेंट्स है, उसमें आपके जो कौन सी स्केल है जिसका लेवल हाई होता है, सब जिसमें ऐसी स्केल ऑफ मेजरमेंट जिसका सबसे ज्यादा लेवल हाईएस्ट होता है। तो याद रखिएगा आपके जो स्केल ऑफ मेजरमेंट होते हैं, जो आपके लेवल ऑफ मेजरमेंट होते हैं, जिसे हम स्केल ऑफ मेजरमेंट्स भी कहते हैं, उसमें 4 टाइप्स के आपके लेवल ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं। इनको आपको इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखना है, विच इज नॉयर। N for nominal, O for ordinal, I for interval and R for ratio. So मैंने आपको इसके पहले भी लेक्चर में कई बार बताया है कि ये चारों स्केल क्या होती है, और जो हमारे स्टूडेंट्स है हमारे बैच के, मैं उनसे कहूंगी कि वो आप अपने नोट्स को एक अच्छी तरीके से एक बार पढ़ ले। तो मैंने वहां पर बहुत शॉर्ट में आपको बताया है, सिंपल में बताया है कि चारों भी स्केल क्या होते हैं इन डिटेल में। तो अगर आप वो एक बार ही पढ़ लेते हो तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम ये देख लेते हैं कि नॉयर मतलब आपके जो लेवल ऑफ मेजरमेंट है, ये चारों भी स्केल होते क्या है। तो नॉमिनल क्या होता है, जिसमें आपके पास जो भी डेटा होता है आप उसको कैटेगराइज करते हो, आप उसको उनके फीचर्स के बेसिस पर डिवाइड करते हो। ऑर्डिनल में सेम उसी तरीके से करते हो, एज वेल एज आपके डेटा को आप रैंक देते हो और ऑर्डर देते हो। देन इंटरवल, इंटरवल में आप सेम ऑर्डिनल की तरह ऑर्डिनल के ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एज वेल एज आपके जो इंटरवल कैरेक्टरिस्टिक इंटरवल मेजरमेंट होते हैं, इंटरवल स्केल होती है, उसमें आप क्या करते हो, आपके पास जो भी डेटा होता है उसको एक इक्वल इंटरवल्स पर अरेंज करते हो। और इंटरवल में याद रखिएगा आपका जो जीरो होता है ये आर्बिट्री होता है, आपका जीरो आर्बिट्री होता है। देन रेशो, रेशो में इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, मतलब आपके जो रेशियो स्केल होते हैं इसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल ये तीनों स्केल के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, एज वेल एज आपकी जो रेशियो स्केल होंगी, रेशियो स्केल में आपके जीरो का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो याद रखिए रेशियो स्केल जो है आपकी ये हाईएस्ट लेवल ऑफ स्केल होती है, जिसमें सारे स्केल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आपका जो रेशियो स्केल होती है ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रेशो, जिसे हम कहते हैं अनुपात। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन वेबसाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना किसका एक उदाहरण है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो ये कौन से डेटा का एग्जाम्पल होगी, हमें ये पता लगाना है। मतलब एक वेबसाइट है, वेबसाइट पर कुछ सूचना उपलब्ध है। सो ये जो आपकी सूचना उपलब्ध है ये कौन सा उदाहरण होगी, कौन से आंकड़े का उदाहरण होगी, हमें ये पता लगाना है। सो याद रखिए वेबसाइट पर आपकी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, सो ये आपके सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल होगी, मतलब आपके द्वितीयक आंकड़े का एग्जाम्पल होगी, मतलब आपके द्वितीयक आंकड़े का उदाहरण होगी अगर आपके कोई वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध है तो। अब किस तरीके से, अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको बताया गया वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे आपके रिसर्च में दो टाइप का डेटा होता है, एक होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। सो सेकेंडरी डेटा उसी तरीके से, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल हो, आपके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल हो, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। उसी तरीके से वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो ये आपका सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल होगा। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा जो रिसर्चर खुद जनरेट करते हैं उससे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो आपके शोधकर्ता खुद उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। ऐसे आंकड़े जो रिसर्चर, जो आपके शोधकर्ता खुद जनरेट करते हैं, खुद इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं प्राथमिक डेटा और प्राइमरी डेटा। सो यहाँ पर वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो ये आपके सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल हो गया, ना कि प्राइमरी डेटा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये गलत हो जाएगा। देन हम ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी, इंटरनेट डेटा। इंटरनेट डेटा मतलब इंटरनेट आंकड़े क्या होते हैं आपके, जो आप इंटरनेट कनेक्ट करते हो, इंटरनेट से आप जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो इंटरनेट पर, आप इंटरनेट कनेक्ट करोगे, इंटरनेट से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इंटरनेट का डेटा होगा। सो यहाँ पर ये भी आपका सही आंसर नहीं होगा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी, जो विकल्प सी है इंटरनेट आंकड़े, ये भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, रिसर्च डेटा। रिसर्च डेटा मतलब आपके शोधपरक आंकड़े। सो वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अब वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं हो कि वो आपके रिसर्च का ही डेटा होगा, मतलब आपके जो रिसर्च के आंकड़े वही हो, कोई भी दूसरी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है। सो आपके यहाँ पर जो रिसर्च डेटा है ये भी इस क्वेश्चन का गलत आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी भी
गलत विकल्प है। इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, सेकेंडरी डेटा, जिसे हम कहते हैं द्वितीयक आंकड़े। इन वेबसाइट पर कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मतलब आपके वेबसाइट पर कुछ सूचना उपलब्ध है, तो ये आपके द्वितीयक आंकड़े का एग्जाम्पल होंगे, मतलब आपके सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल होगी। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, expert opinion survey is conducted on a topic of research when previous information is। विषय विश्लेषण सर्वेक्षण शोध की वस्तु पर किया जाता है जब पिछली सूचना। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आप आपके रिसर्च में एक टॉपिक पर आपने सर्वे कंडक्ट करवाया और सर्वे में आपने एक्सपर्ट से ओपिनियन लिया। सो आपने जब एक्सपर्ट से ओपिनियन लिया, जब आपके पास जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन थी क्या वो अवेलेबल थी या फिर अवेलेबल नहीं थी या फिर इलस्ट्रेटिव थी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो आपको याद रखना है, आप रिसर्च में सर्वे करवाते हो, जब भी आप रिसर्च में आपके सर्वे करवाओगे और किसी एक्सपर्ट से आप ओपिनियन लोगे, मतलब एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू लोगे, उनके ओपिनियन, उनके एक्सपीरियंस, उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी नॉलेज को जानोगे आप, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कुछ नई इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे। और जब आप नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, किसी एक्सपर्ट को ओपिनियन ले रहे हो, आप सर्वे कंडक्ट करवा रहे हो, तो आप ऐसी चीजों पर सर्वे कंडक्ट करवाते हो जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो। तो याद रखिएगा, अगर आप सर्वे कंडक्ट करवा रहे हो तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती है, जो सूचना होती है, आपके पास पिछली सूचना कोई भी अवेलेबल नहीं होती है, वो उपलब्ध नहीं होती है। सो याद रखना है, अगर आप सर्वे कंडक्ट करवा रहे हो जिसमें आप अपने एक्सपर्ट से ओपिनियन ले रहे हो, तो यहाँ पर आपके पास जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन होगी, प्रीवियस इंफॉर्मेशन उस टॉपिक पर आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, जो आपका विकल्प भी है गैर उपलब्ध, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जो आपके रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, उससे भी हम एक बार देख लेते हैं। अवेलेबल, जिसे हम कहते हैं उपलब्ध है आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पर अगर आपके पास इंफॉर्मेशन उपलब्ध है तो आप सर्वे क्यों करवाओगे? अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो उस पर आप फिर से सर्वे क्यों करवाओगे? अपना टाइम क्यों इतना वेस्ट करोगे आप? तो आपको याद रखना है, जब आप सर्वे करवाते हो तो ऐसे टॉपिक पर सर्वे करवाते हो जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल नहीं होती है। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये गलत हो जाएगा, आपका विकल्प ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, इलस्ट्रेटिव, जिसे हम कहते हैं निर्दर्शी हो। मतलब इलस्ट्रेटिव का मतलब है जो कि वेल एक्सप्लेन्ड हो, जो कि आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया हो। मतलब इसी इलस्ट्रेटिव का मतलब ही आप देखते हो कि अवेलेबल ही होगा आपके पास इंफॉर्मेशन, ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप सर्वे क्यों करवाओगे? जैसे आपको ऑप्शन ए में मैंने कहा था कि आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छी तरीके से आपके पास एक्सप्लेन है, तो आप किसी का ओपिनियन क्यों लोगे? आप फिर से उसके ऊपर सर्वे क्यों करवाओगे? क्यों अपना आप टाइम वेस्ट करोगे? तो ऐसे सर्वे आप करवाए जाते हैं रिसर्च में, आप ऐसी टॉपिक पर सर्वे करोगे, एक्सपर्ट्स का ऐसा ओपिनियन लोगे जिसमें आपके पास उस टॉपिक पर पहले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए और सी है ये दोनों भी आपके इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉन अवेलेबल, गैर उपलब्ध इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो इस क्वेश्चन में हमें दो टर्म से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस गिवन है। वो दो टर्म है आपके सैम्पलिंग एरर और आपके सैंपल के साइज, मतलब आपकी जो नमूनाकरण त्रुटि है एंड आपके जो नमूने के आकार है उससे रिलेटेड हमें कुछ रिलेशंस गिवन है, उससे रिलेटेड हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब सैम्पलिंग एरर क्या होता है? जैसा हम सबको पता है, सैम्पलिंग एरर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर, मतलब पॉपुलेशन का मीन माइनस सैंपल का मीन। सो पॉपुलेशन का मीन मतलब पॉपुलेशन के आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको पुट करोगे, माइनस आपने जो सैंपल पर रिसर्च परफॉर्म की, सैंपल से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप उसकी वैल्यू पुट करोगे और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ये आपका हो जाएगा सैम्पलिंग एरर। एंड सैंपल साइज मतलब आप कितना सैंपल का साइज ले रहे हो, मतलब आपकी जो जनसंख्या है, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से आप जिन जिन मेंबर्स को चुन रहे हो, जो सिलेक्ट कर रहे हो, चूज कर रहे हो, उनके साइजेस, मतलब आप 100 में से आप 90 लोगों को सिलेक्ट करोगे तो उस केस में आपके सैंपल की साइज हो जाएगी 90। सो उसे हम कहते हैं सैंपल साइज। तो याद रखिएगा आपके सैम्पलिंग एरर और सैंपल के साइज में एक रिलेशन है। आपका जो सैम्पलिंग एरर होता है, सैम्पलिंग एरर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके सैंपल के साइज से। मतलब
आपका जितना ज्यादा सैंपल का साइज होगा उतना कम आपकी सैम्पलिंग एरर होगी, जितना कम आपका सैंपल का साइज होगा उतना ज्यादा आपका सैंपल का एरर हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। अब हम एक एक कर सारे ऑप्शन देखते हैं, एक एक कर सारे विकल्प को देखते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए, द सैम्पलिंग एरर बिकम्स प्रोग्रेसिवली लार्जर द लार्जर द सैंपल साइज। जैसे मैंने आपको ये रिलेशन बताया, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर आप एक टर्म को बढ़ा रहे हो तो दूसरा कम ही होना है, अगर दूसरे टर्म को कम कर रहे हो तो दूसरा टर्म बड़ा होना है। ओके, मतलब एक स्मॉल है तो एक लार्ज होना है, एक लार्ज है तो एक स्मॉल होना है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो सैम्पलिंग एरर भी लार्ज है, आपका सैंपल का साइज भी लार्ज है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, जो आपका विकल्प है मतलब नमूनाकरण त्रुटि आपका बढ़ रहा है और आपका जो सैंपल का साइज है मतलब आपके जो नमूने के आकार है वो भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी, द सैम्पलिंग एरर इज अनरिलेटेड टू सैंपल साइज, मतलब आपकी जो नमूनाकरण त्रुटि है ये आपके नमूने के आकार से इनका कोई संबंध नहीं है, यह हमें बता रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, मैंने अभी आपको रिलेशन बताया, इनके बीच में इनवर्सली रिलेशन होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। Then option C, the sampling error becomes progressively larger the smaller the sample size. Yes, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। मतलब आपने क्या किया, आपका जो सैम्पलिंग एरर है मतलब आपका जो नमूनाकरण त्रुटि है वो आपका लार्ज आ रहा है कब, जब आपकी जो सैंपल का साइज है मतलब आपके जो नमूने का आकार है आपने बढ़ा दिया। ओके, आपने क्या करा, आपका सैंपल का साइज बढ़ा दिया तो आपका जो सैम्पलिंग एरर है ये कम आ रहा है। मतलब अगर आपने आपका जो सैंपल का साइज है ये कम कर लिया तो आपका ये जो सैम्पलिंग एरर है ये ज्यादा आ रहा है। तो इसी तरीके से ये रिलेशन हमें ऑप्शन सी में गिवन है। ऑप्शन सी में हमें गिवन है आपका सैम्पलिंग एरर बढ़ रहा है। आपका सैम्पलिंग एरर बढ़ रहा है कब, जब आपका सैंपल का साइज स्मॉल है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये करेक्ट रिलेशनशिप गिवन है बिटवीन सैम्पलिंग एरर एंड सैंपल साइज। से यहाँ पर आपका नमूनाकरण त्रुटि और आपके नमूने के आकार के बीच में जो आपको संबंध गिवन है ये सही है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू टुमारो।